और हम बात कर रहे हैं दिल्ली के दंगल की, क्योंकि नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम पार्टीज ने अपने अपने नेता जो हैं, अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको उतार दिया है। लग ऐसा रहा है कि ये एक सहरुखी मुकाबला होगा, यहाँ पर ट्रायंगल देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं इसमें से जिसमें साफ तौर पर लग रहा है कि टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में ही होने जा रही है। खासतौर पर जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेताओं को उतारा है मैदान में, खुद शीला दीक्षित मैदान में है और वो मनोज तिवारी को टक्कर देती हुई नजर आएंगी। तमाम लीडर्स मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही हूं इसको लेकर। यासिर साहब, आप कुछ कहना चाहें? जी, मैं जो कह रहा था कि पहली जो बड़ी जीत होगी वो मनोज तिवारी की होगी और दूसरी बड़ी जीत हंसराज हंस की होगी। ओके, वो वहां पे बिल्कुल एक अलग तरीके से पहले भी काम कर रहे थे। हमारे यहाँ जो अच्छा, आप मुझे बताइए कि उदित राज का टिकट क्यों काटा गया है? वो तो आपके देखिए, ये पार्टी के हाईकमान फैसला करते हैं। हाँ। और हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि हम कमल के फूल के साथ हैं। किसी को भी, अगर आप भी कल हमारी पार्टी में आ जाएंगी और आपको टिकट दे दिया जाएगा, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा और आपको चुनाव जिताने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसलिए हंसराज हंस और गौतम गंभीर भी एक बहुत बड़ा नाम है और प्रवेश वर्मा ने बहुत जबरदस्त काम किया है, बहुत जबरदस्त काम किया है। लगातार बेचारे ट्विटर पर लिखते रहे कि उन्होंने वजीर आजम से बात की, अमित शाह से बात की, कोई मैसेज नहीं उठा रहा, कोई उनके फोन का जवाब नहीं दे रहा है। जब टिकट कट जाता है तो लोगों के अंदर एक रोष भी होता है। लोगों को लगता है कि हमने 5 साल से कंस्टिट्यूएंसी को सर्व किया था, लेकिन वो उनका पैमाना नहीं होता। पैमाना वो जीते थे 2014 में, बिल्कुल। तो उनको अगर इस तरह की बात कर रहे हैं और संगठन के अगेंस्ट जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अपने विवेक का बिल्कुल परिचय नहीं दे रहे हैं। उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आगे बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं अगर वो पार्टी में रुकते हैं। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो वो फ्री हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी सबके पास है। लेकिन जो इस वक्त 7 कमल के फूल यानी 7 कैंडिडेट हमारे पास आए हैं, हम उनको भारी बहुमत से दिल्ली में इसलिए जिताएंगे कि दिल्ली का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत मायने रखता है। आप नहीं, आप तो रैली कर रहे हैं और पूरी आपकी रैली शुरू हो गई है यासिर साहब। और मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने कैंडिडेट के बारे में जो काम यासिर साहब, और देखिए ये जनता जिताती और हराती है। हमारी कोशिश है उस जनता को बताने का कि जनता के लिए हमने क्या किया। हम बताएंगे कि किस तरीके से आयुष्मान भारत को मौजूदा सरकार ने दिल्ली में रोक दिया। अगर दिल्ली में नहीं रोका होता तो गरीबों के हक में जो हेल्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओखला में, और एक चीज और मैं जोड़ दूं, अच्छा मैं एक चीज और जोड़ दूं, एक चीज 10 सेकंड में जोड़ दूं कि जिस ओखला की आप वोटर हैं, मैं भी वहीं का वोटर हूं। आप यकीन माने कि पिछले 2014 के इलेक्शन में ओखला ने भाजपा को 40,000 वोट दिया था। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जिसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार भी बरकरार रहे, और उस वक्त ये ऐतिहासिक था और इसको बरकरार रखने की पूरी कोशिश की जाए। ठीक है, देखते हैं कितना बरकरार रह पाता है। धर्मवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं मैडम ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो बीजेपी के भाई हैं, आपने क्वेश्चन किया था उदित राज का टिकट क्यों काट दिया। ये जो बीजेपी के और आरएसएस के लोग हैं, इनको माइनॉरिटीज के लोगों में से ही बदबू नहीं आती है, इनको दलितों में से भी बदबू आती है। और ये एक उदाहरण नहीं है उदित राज का टिकट काटने का। उत्तर प्रदेश की सांसद सावित्रीबाई फूले और SC/ST आयोग के चेयरमैन आगरा वाले कठेरिया साहब का भी टिकट इन्होंने काटा, और भी अनेकों टिकट काटे। नहीं दे दिया कठेरिया साहब को, आप थोड़ा सा कठेरिया साहब को, और हंसराज भेज दिया, उनकी भी जानकारी भेज दिया, बोला जाके कहीं जाइए, किस समाज से आते हैं, हंसराज हंस किस समाज से आते हैं। और ये समझ लीजिए कि ये दलितों के सबसे बड़े विरोधी हैं। ये लोग जो है टिकट नहीं काटते, ये महत्वपूर्ण पदों से उनको हटा करके इधर उधर भेजने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में कितना दिया बहन जी ने? उत्तर प्रदेश के साथ साथ इन्होंने पूरे देश में जो दलितों के ऊपर अत्याचार किया है, उसी की परिणति है कि इन्होंने उदित राज के टिकट को काटा है। ये आप कहिए, लेकिन आप खुद बता दीजिए कि महागठबंधन ने उत्तर प्रदेश में कितनी सीट दी दलित को? बहन कुमारी मायावती जी, हमारी पार्टी 2 सीट दी है। जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। ये बीजेपी के लोगों की तरह धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती है। आपका जब टिकट बिकता है तो काशीराम जी ने कहा था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और हम लोग बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 में आपको वोट बनाई थी, वो जातिवाद भाईचारे को कायम करते हुए बनाई थी। धर्मवीर जी, मेरे पास आपसे मायावती से रिलेटेड सवाल है कि यूपी की अगर हम बात करते हैं तो दलितों का कितना उत्थान हुआ है, लेकिन मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे ये सवाल
नहीं करूंगी और इसका जवाब मैं आपसे नहीं लूंगी। राघवेंद्र दुबे जी, आप अगर हम ये पूरी दिल्ली की सियासत को आप देखते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जाहिर सी बात है कि दिल्ली से में ही सारी सत्ता का जो पूरा केंद्र है, ऐसे में यहाँ की सियासत भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या आपको लगता है कि एक वक्त में दिल्ली जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और यहाँ लगता था, और अभी भी अगर हम देखें तो बहुत बड़ा चेहरा कोई बीजेपी का सामने नहीं है। अगर आज ये माने कि असेंबली इलेक्शन हो और अगर बीजेपी के पास अगर बहुमत आ जाए तो ये कोई एक चेहरा नहीं है अभी उनके पास कि किसको वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। क्या आपको लगता है कि बनी बनाई चीजों को भी कांग्रेस ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में खोया है? बहुत सारी चीज़ें, ये बात आप सही कह रही हैं कि बहुत सारी चीज़ों को कांग्रेस संजो के नहीं रख पाई और उनका मैनेजमेंट उस तरीके का नहीं रहा। जहां तक आप देखें कि दिल्ली के जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनका बड़ा नाम है, जैसे उनकी लिस्ट आई तो लोगों के जहन में आ गया कि हाँ ये बड़े नाम है, सारे बड़े नाम है। उनके आगे अगर देखे जाए कि बीजेपी की जो लिस्ट आई है वो कहीं नहीं ठहरते हैं। हाँ, 2014 में जो लहर बनी जिसमें कोई भी जीत गया, उस बिहार पे आप कुछ भी कह सकते हैं या मंतव्य बना सकते हैं कि ये जीत जाएगा, इतने भारी बहुमत से जीत जाएगा। लेकिन अगर उनके मुकाबले अगर देखा जाए कि उनका एक तो राजनीतिक कैरियर बहुत बड़ा रहा, चाहे शीला दीक्षित हो या अजय माकन जी हो या दूसरे लोग हों, जिनका राजनीतिक जीवन बहुत बड़ा रहा और बहुत काम उन्होंने किया भी है, ऐसी बात नहीं। लेकिन कांग्रेस ने अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत सारी चीजें गंवाई भी हैं। अभी बीजेपी के कह रहे थे कि प्रवेश वर्मा ने बड़ा काम किया कि मेट्रो वहां तक पहुंचा दी। अब उन्हें फिर बताना पड़ेगा कि शीला दीक्षित ने मेट्रो पहुंचाई, आपने कुछ नहीं पहुंचाया। पानी की बात कर रहे थे कि उन्होंने मनोज तिवारी घर घर पहुंचा रहे, मैं कह रहा हूँ वो केजरीवाल जी पहुंचा रहे, आप वो भी नहीं पहुंचा रहे हैं। एमसीडी का आप पे काम हो नहीं रहा, दूसरे काम तो तब करेंगे। बीजेपी में अगर मैं कहूँ जो दिल्ली में अगर ईमानदारी से किसी ने अगर थोड़ा बहुत काम किया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, क्योंकि विपक्षी होते हुए भी कह सकता हूँ बकाया इनके ज्यादातर जो सांसद रहे वो सब नाकारा रहे, केवल इसी आस में बैठे रहे कि कहीं हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाएगा, कोई भावनात्मक मुद्दा आएगा, राष्ट्रीयता की बात और गैर राष्ट्रीयता की बात होगी, उसी में अपनी नैया पार हो जाएगी, अपना काम करने की जरूरत है। डॉक्टर हर्षवर्धन का जिक्र किया है तो डॉक्टर हर्षवर्धन की मैं बात करूंगी, क्योंकि चांदनी चौक से वो एमपी हैं, अभी सिटिंग एमपी हैं, दोबारा उन्हें टिकट दिया गया। 20% के तकरीबन आबादी वहां पर मुसलमानों की है और ये माना जाता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन एक ऐसे बीजेपी के लीडर हैं जिनकी जो छवि है उनकी, वो बहुत बीजेपी के और नेताओं से काफी अलग है और बहुत ज्यादा मुसलमान भी उनसे कोई परहेज नहीं करते हैं और उन्हें बीजेपी नहीं बल्कि कैंडिडेट के तौर पर उन्हें वहां पर वोट मिलता है मुसलमानों का। तो इस तरह के भी बीजेपी में लीडर है और डॉक्टर हर्षवर्धन उनमें से एक है। हालांकि यही माना जाता है कि उन्हें बीजेपी में साइडलाइन भी काफी किया गया है। अंबिकानंद सहाय जी, अगर मैं तमाम सीटों की बात करूं, ईस्ट दिल्ली की बात करती हूं तो गौतम गंभीर, अरविंद सिंह लवली और आतिशी को यहां पर टिकट दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट में की बात करते हैं अगर तो मनोज तिवारी, शीला दीक्षित और दिलीप पांडे को टिकट दिया गया है। साउथ दिल्ली में रमेश बिदूरी, विजेंद्र सिंह और राघव चड्डा को आम आदमी पार्टी से टिकट दिया गया है। चांदनी चौक में डॉक्टर हर्षवर्धन है, जेपी नड्डा है और पंकज गुप्ता है जी। और नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करते हैं तो हंस हैं और राजेश लिलोटिया हैं कांग्रेस की तरफ से। ये एक नया चेहरा है जो कांग्रेस की तरफ से जो शामिल हुए हैं। गगन सिंह हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। और वेस्ट दिल्ली की बात करें तो प्रवेश वर्मा, महाबल मिश्रा, बलबीर जाखड़। ये नाम मैंने इसलिए आपको बताया, मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या आपको ये लग रहा है कि असेंबली से इतर अगर हम पार्लियामेंट के लोकसभा इलेक्शन की बात करते हैं तो क्या आपको ये सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगता है, या आपको लगता है कि वोट काटने में, या फिर ये भी माना जाता है कि जिस जगह पर, जिस स्टेट में जिस पार्टी की हुकूमत होती है उसका काफी दबदबा होता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बुशरा जी। इसमें 2-3 बातें मैं बताऊंगा जो मैं देखता हूं पत्रकार की हैसियत से दिल्ली में। पहला कि 2 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास कुछ अपने नाम का भी वोट है। उसमें एक है शीला दीक्षित और दूसरे हैं हर्षवर्धन। बाकी खुद का अपना पार्टी से इतर कोई विशेष वजूद है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मैं लार्जर पिक्चर दिल्ली का अब देखता हूँ कि देखिए 2014 वाली एंटी कांग्रेस लहर नहीं है और 2014 में जिस तरह नरेंद्र मोदी के पास एक नॉवेल्टी फैक्टर था और दैट वाज ए वोट फॉर होप, वो आज नहीं है, उसका पारा भी डाउन हुआ है।
तो दिल्ली इस बार अपने मूल स्वरूप की तरफ लौट रही है। वो मूल स्वरूप क्या है? अभी वोट कटवा या स्पॉइलर की बात भी हो रही है जी। तो वो कौन हो सकता है? देखिए, दिल्ली में बनिया भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है जी। ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब जानते हैं जी। उस बनिया वोट में सेंध अगर कोई मार रहा है तो ये अरविंद केजरीवाल है और बनिया कैंडिडेट उतार भी रहा है। तो उस तरह से वो कमजोर करेगा, भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेगा। ये अभी ऐसा क्या आपको लगता है ऊपरी कि सतह से, सुनिए, ऊपरी तौर पे देखने से लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग है। तो जहां तक बनिया वोट का सवाल है, इन दोनों के बीच में लड़ाई है। फिर आपका मौलिक प्रश्न है कि क्या ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का है? मेरा उत्तर होगा हाँ, चूंकि अपने मूल स्वरूप की तरफ लौट रहा है और आम आदमी पार्टी की न अब वो पुरानी बात है और न वो छवि है। उनका पारा भी दिल्ली में बहुत हद तक उतर चुका है। यही वजह है कि वो लगातार कोशिश करते रहे कि कहीं किसी तरह से अलायंस हो जाए। हालांकि उन्होंने हरियाणा और चंडीगढ़ में भी, वहां पर भी उन्होंने अलायंस की, वहां पंजाब में भी उन्होंने नहीं, यहाँ पर मैं दूसरी बात करूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है बुशरा जी, और सारे पैनलिस्ट को कहूंगा गौर से सुनिए। देखिए, अगर इनमें समझौता होता तो कांग्रेस को घाटा होता, ये लिख लीजिए आप। ओके। ठीक उसी तरह जैसे मध्य प्रदेश में अगर बसपा के साथ या सपा के साथ समझौता हो जाता तो आज कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, क्योंकि तब सवर्ण का एक हिस्सा टूटकर जो कांग्रेस की तरफ जाता है वो नहीं जाता। दिल्ली में भी कमोबेश वही स्थिति है। इसलिए आपका मौलिक प्रश्न कि क्या ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, यस, उसी तरफ दिल्ली बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर अलायंस होता तो कहीं ना कहीं से ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि पूरी लड़ाई ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे मुल्क में हमें देख रहे हैं कि एक तरह से वजूद की लड़ाई है, और कांग्रेस के लिए अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस कर लेती पार्लियामेंट में, फिर आगे आने वाले वक्त में उन्हें असेंबली भी लड़नी है, तो ऐसे में तो ये हो जाता कि उन्होंने बैठे बिठाए एक तरह से एक स्टेट जो है आम आदमी पार्टी को दे दिया है। तो क्या आपको लगता है कि शीला दीक्षित इसीलिए अड़ी हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल, और वो पॉलिटिकली वाइज डिसीजन नहीं होता। देखिए, जैसा थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मुसलमान वोट का क्या होगा, तो ये लोकसभा का चुनाव है और मैं पैनलिस्ट से सहमत हूं कि लोकसभा के चुनाव में वो कांग्रेस को वोट जाएगा मुस्लिम का जी। तो आम आदमी पार्टी से समझौता से वो होता, उसकी कोई बात ही नहीं है, वो तो इन एनी केस कांग्रेस को आ रहा है जी। यासिर जिलानी साहब, क्या आपको लगता है कि सीलिंग का जो एक मसला है जो दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्या क्योंकि लगातार केजरीवाल ये कहते रहे, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते रहे, उन्होंने कहा कि और तमाम चीजों पर बिल आ सकते हैं और तमाम तरह के स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, इसी को लेकर क्यों नहीं होता है, तो उन्होंने एक तरह से गेंद जो है वो बीजेपी के यानी कि मरकजी हुकूमत के पाले में डाल दी। क्या ये चीजें, क्योंकि ये माना जाता है कि जो ज्यादातर बिजनेस या व्यापारी तबका जो है वो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसमें सेंध लगाई है, आपको उसका नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, उन्होंने एमसीडी के चुनाव में ये बात सामने आ गई थी कि विधानसभा में जो सेंध लगाई थी वो एमसीडी के चुनाव में खत्म हो गई, और अब तो ये जनरल इलेक्शन है, प्रधानमंत्री को चूज करना है। I mean, do you think it's feasible कि एमसीडी, असेंबली और लोकसभा, क्योंकि तीन बिल्कुल लोकल पॉलिटिकल इलेक्शन होता है। देखिए, दिल्ली एक ऐसी हमारी यूनियन टेरिटरी है जिसमें ये तीनों चीजें बहुत मायने रखती है और तीनों इफेक्ट करती है। जब ये जनरल इलेक्शन होगा, अभी जनकपुरी में आपने देखा था जिस तरह की सीलिंग की कवायद सरकार ने, दिल्ली सरकार ने बिल्कुल गलत जाके कराई थी, उसका असर, उसको ध्यान में रख के जो वहां के व्यापारी हैं वो वोट करेंगे, उनके लिए वो छोटी छोटी जो चीज है वो मायने रखती है। उनकी 4 दिन दुकानें बंद रही हैं, वहां पे कई लोग घायल हो गए थे, कई अभी भी हॉस्पिटल में, तो ये ध्यान रहेगा। अच्छा, दिल्ली बहुत डिफरेंट तरीके से सोचती है, दिल्ली के लोगों का सोचने का तरीका दूसरी रियासत से बहुत अलग है, और यहाँ जो रिप्रेजेंट करता है वो पूरे हिंदुस्तान में माना जाता है। हिंदुस्तान के लोग समझते हैं कि दिल्ली किस तरफ जा रही है, तो ये भी बहुत मायने रखता है। देखिए, अभी सब ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सब के सब जो पैनलिस्ट हैं वो ये मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि जो लड़ाई है कांग्रेस
और बीजेपी के बीच में है। और उसका फायदा आप जब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी वोट तो काटेगी, उसके भी कैडर वोट है, उसके भी अपने जो लोग नीचे तक काम कर रहे हैं, उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, जो भी पैनलिस्ट कह रहा है वो कहे, लेकिन जो 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने काम किया, उसके नजरिए से भी वोटर निकल के वोट करेगा। और दिल्ली में डिपेंड करता है कि परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो कितना आता है। उससे पहले अर्पित के पास जाती हूँ। अर्पित, क्या आपको लगता है कि जो लोकल जो मुद्दे हैं दिल्ली के पार्लियामेंट में, लोकसभा इंतखाबात में, आपको लगता है उसको लेकर वोट करेगा, या फिर एक लार्जर पिक्चर के लिए कि कौन पीएम बनेगा उसको लेकर दिल्ली वोट करेगी? कौन पीएम बनेगा के हिसाब से मेरे हिसाब से दिल्ली शायद ना वोट करे, लेकिन लोकल मुद्दों में एक मुद्दा जो बहुत ज्यादा शायद पार्लियामेंट में खासकर आम आदमी पार्टी रेज करने का सोचती होगी, वो स्टेटहुड का इशू है। केजरीवाल जी ने बहुत बार इस इशू को उठाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सरकार हैंडीकैप्ड है, उसको पूर्ण राज्य का स्टेटस नहीं दिया जाता है, जिसके कारण दिल्ली की सरकार कई काम नहीं कर पाती है। ये मेरे हिसाब से, लेकिन ये मुद्दा जनता द्वारा एक बहाने की तरह देखा जाता है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसका एक बहुत ही पॉलिटिकल एंगल है, या जिसका बहुत ही टेक्निकल एंगल है। इस मुद्दे का जनता से कनेक्ट नहीं है उतना, जैसे पानी है, बिजली है, एजुकेशन है, ऐसा मुद्दा नहीं है। तो मेरे को ये नहीं पता कि इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाना कितना जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी भी एक, खासतौर पर खवातीन की सिक्योरिटी दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, और यही बात है कि हमने देखा था कि जोर शोर से किस तरह से इस मुद्दे को उठाया गया था, खासतौर पर एक इंसिडेंट के बाद तो पूरे मुल्क की सियासत ही इसके इर्द गिर्द घूमी थी। तो क्या वो भी एक बड़ा हिस्सा हो सकता है? और क्या आपको लगता है राघवेंद्र दुबे जी के अगर हम आम आदमी पार्टी का वोट जो हम देखते हैं, खासतौर पर हम ये देखते हैं कि जो लोअर क्लास जो तबका है वो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है। खासतौर पर उसे लगता है कि उन्होंने काम किया है एजुकेशन को लेकर, उन्होंने हेल्थ को लेकर खासतौर पर काम किया है, यहाँ तक कि एक बड़े हॉस्पिटल को उन्होंने बंद तक करवा दिया था जब एक इंसिडेंट जो है सामने आया था। जो अच्छे जो लोग हैं उनकी बस की बात नहीं होती है। तो क्या आपको लगता है कि बेसिक जिसकी हम लगातार बात करते हैं और जो बड़ी नेशनल पार्टीज हैं शायद उसके ऊपर उतना कंसंट्रेट नहीं करती हैं, आम आदमी पार्टी ने उसको लेकर काम किया है, उसका फायदा हो सकता है उन्हें लोकसभा इलेक्शन में? निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, जो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा थी उसमें केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है और उनको बड़ा अच्छा मॉडल बनाया है। और दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है। निश्चित रूप से इसकी भी सराहना होनी चाहिए कि बहुत सारी जांच हैं और उनके भी मोहल्ला क्लिनिक हालत खोले, लेकिन उन्होंने बहुत सारे उतना नहीं काम कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी हद तक उस तरफ से कोशिश किया। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा की जो बात वो कर रहे हैं, मेनली उसमें कर रहे हैं कि सुरक्षा, जो पुलिस उनके अंडर में नहीं आ रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ी हुई है दिल्ली की। क्योंकि निर्भया कांड हुआ उसके बाद से ये मसला और ज्यादा उठा भी, और लगातार ये सवाल उठता रहा कि दिल्ली का राजा कौन है आखिर। मतलब पूर्ण राज का उसको दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि बीजेपी भी पहले कहती थी कि नहीं, उसे पूर्ण राज का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जब दूसरी सरकार आ जाती है और ये केंद्र में है तो उस पर इन्होंने यू टर्न ले लिया, उसकी बात अब ये नहीं कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को भी वोट तो मिलेगा, लेकिन अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दो पार्टियां, एक बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला ज्यादा दिख रहा है। इसमें इनका ज्यादा मुकाबला होगा इसके अपेक्षा की आम आदमी पार्टी का। जी धर्मवीर जी, आप अपने आप को कहां मानते हैं? आपने तो टिकट भी दिए हैं और मुस्लिम कैंडिडेट भी आपने उतारे हैं, लेकिन ये बताइए कि वो मुस्लिम कैंडिडेट, जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा तो कोई चेहरा नहीं है कि उनसे ये उम्मीद की जाए कि वाकई में वो जीत हासिल कर पाएंगे, वोट काटने की पोजीशन में वो ज्यादा हैं। तो क्या ऐसे में ये फिजिबल नहीं रहता कि जब आप ये बात करते हैं और जब आप उस लड़ाई की बात करते हैं कि बीजेपी से हमारी लड़ाई है, इस बार पीएम बदलेंगे, ये तमाम बातें आपकी तरफ से की जाती हैं और दूसरी तरफ इस तरह से आप टिकट देते हैं, तो सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा फिर। तो क्या बुशरा जी, माइनॉरिटीज के लोगों को अगर बहन कुमारी मायावती जी ने टिकट दिया है तो क्या उस देश के नागरिक नहीं है? क्या नहीं। उनको लोकतंत्र में अपना वोट डालने का, आगे बढ़ने का, लेकिन कम से कम ऐसा कैंडिडेट तो चुना जाए जिससे लगे कि वाकई में कि
नहीं, एक ऐसा कैंडिडेट तो चुना जाए ना आपकी तरफ से। देखिए बुशरा जी, ये जो चुनाव है ये बीजेपी के कुशासन जुमलेबाजी से निजात दिलाने का चुनाव है। और आप ये जो चुनाव चल रहा है ये अप्रैल चल रहा है, वैसे भी प्रकृति बदलाव कर रही है। आप देख रहे हैं पुराने पत्ते झड़ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं पेड़ों पर, तो ये प्रकृति भी बदलाव कर रही है इस समय। और ये देश की पब्लिक प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। इस 70% लोग किसान है इस देश के, गाँव गरीब के लोग हैं, मजदूर लोग हैं। ये देश कुशासन से मुक्ति चाहता है, जुमलेबाजों से मुक्ति चाहता है। और दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ का वोटर बहुत समझदार है। और ये गठबंधनों का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप पूरे नॉर्थ इंडिया में तमिलनाडु तक देख लीजिए, बीजेपी की हवा टाइट है। 2014 में जो इनकी हवा बनके चली थी वो इनकी हवा इस समय खराब है। और मैं आपको आपके चैनल, नेशनल चैनल है आपका, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये सरकार 23 मई आने वाली है और बीजेपी देश से जाने वाली है। चलिए, 23 मई का सबको बेसब्री से इंतजार है और उम्मीद करेंगे कि हम आपको फिर से स्टूडियो में बुलाएं और आप ये बात फिर से आप मोदी जी। चलिए यासिर साहब, मैं आपके पास लौटूंगी। भक्तों के लिए ठीक है, खुश होने के लिए। नहीं कोई बात नहीं, वो पार्टी के लीडर है, वो पार्टी के लीडर है, वो उनका ये कहना बनता है। अंबिकानंद सहाय जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब हम आम आदमी पार्टी और खासतौर पर हम बीजेपी और कांग्रेस की हम जब बात करते हैं, आपको वो कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लगते हैं जिनकी बिना पर आपको लगता है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई रैलियां उस तरह का कैंपेन अभी शुरू नहीं हुआ अभी तक, आज भी जो बीजेपी के कैंडिडेट जो हंसराज उनका आज फाइनल हुआ है, तो अभी फिलहाल तो अब तक तो अलायंस की बात हो रही थी, तो आपको क्या लगता है कि कौन से वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनको लेकर आगे यहाँ पर जनता से वोट मांगा जाएगा, खासतौर पर अगर हम बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हम बात करते हैं तो? देखिए बुशरा जी, बात बहुत खुश होने की नहीं है जी। मैं थोड़ी देर पहले इसलिए हंस रहा था कि परफॉर्मेंस पे बात हो रही थी। मैंने पिछले 50 वर्षों पे आज तक इतने लंबे पत्रकारिता के अनुभव में जी किसी को परफॉर्मेंस पे जीतते नहीं देखा है हिंदुस्तान में। ठीक है। और इसमें एक बात शीला दीक्षित कि अगर शीला दीक्षित ने दिल्ली का स्वरूप बदल दिया जी, तो वो हार गई। ठीक है। और कितना हर राज्य का भ्रष्टाचार किया था उन्होंने, हर राज्य का एग्जाम्पल पब्लिक ने नकार दिया उनको। उत्तर प्रदेश ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को नकार देगी। सुनिए, परफॉर्मेंस पे यहाँ वोट नहीं पड़ता है। वोट कभी प्याज का रेट बढ़ जाएगा तो कोई हार जाएगा। यही आप देखिए होता क्या है जी। एक बात मैं जोड़ रही हूँ आपकी बात के साथ कि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, अगर हम उनमें देखें तमाम पार्टीज के, तो कोई भी अगर जीता उनमें 2 कैंडिडेट, एक वैश्य एक ब्राह्मण जरूर जीतेंगे। तो आप ये देखें कि किस तरह से हर पार्टी जात पात और इन समीकरण के साथ ही टिकट, वही हकीकत है जी। इस देश का हकीकत वही है। और इन हकीकतों में सबसे बड़ा हकीकत है कि जात पात के खिलाफ पहला जिहादी इस देश में बुद्ध हुआ और बुद्ध ही को देश से बाहर कर दिया गया और ब्राह्मणों का फिर राज हो गया हिंदुस्तान में जी। तो ये एक परम सच्चाई है। और भारतीय जनता पार्टी जितनी भी, सुनिए, को जिहादी जैसे अल्फाजों से अंबिका साहे जी कह रहे हैं, मैं इसको चाहूंगा नहीं जिहाद सही सेंस में देखिए, जातिवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई, जातिवाद के खिलाफ, जिहादी मतलब विद्रोह, जातिवाद के खिलाफ विद्रोह दुनिया को बदला है, उनकी सच्चाई को, उनके काम करने। आई वुड स्टैंड विद अंबिकानंद सहाय जी, क्योंकि जिहाद की जिस तरह से डेफिनेशन बताई जाती है वो है नहीं, वो है ही नहीं। मतलब आतंकवाद थोड़ा ही वही जिहाद का विद्रोह है कि बिल्कुल लड़ाई अन्याय के खिलाफ विद्रोह है। ये जरूरी था ना कि आप अन्याय के खिलाफ विद्रोह को जिहाद कहते हैं कि आप जिहाद, मुझे लगा कि आप इतने नहीं। देखिए, विद्रोह को कहते हैं अन्याय के खिलाफ विद्रोह। बुद्ध थे, जातिवाद के खिलाफ पहला विद्रोह का झंडा उन्होंने उठाया था। और उनके साथ क्या हुआ? तो मैं बता रहा हूं कि जात पात सब करते हैं, हाँ फ्रंट में आके
परफॉर्मेंस की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, सारे वो मुखौटे पहने जाते हैं, लेकिन जातिवादी गणित सब वैसे ही गोटी बिछाएंगे जी, जाहिर हर पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो दिल्ली के दंगल में आज हमने बात की कि जिस तरह से तमाम पार्टीज ने अपने अपने चेहरे जो हैं वो उतार दिए हैं और ये लग ही रहा है कि मोटे तौर पर ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में होने जा रही है। इसी के साथ इस हमारी खास बहस में बस इतना ही।